Hello student, in this exercise the number of density of free electrons in a copper conductor estimated in example 3.1 एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 3.1 में जो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट किया गया है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, कॉपर के लिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक एंड से चल करके दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना टाइम, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक एंड से यहाँ से चला और इस एंड तक वो पहुंचेगा तो कितना टाइम लेगा। तो हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर, कितना है 3.5 मीटर इसकी लेंथ है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, वो मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। एंड इट इज़ कैरिंग अ करंट ऑफ 3.0 एम्पियर। इसमें जो करंट फ्लो कर रही है कितना है 3.0 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, मान लो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है लेफ्ट साइड में, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी दी गई है और करंट कितना है 3 एम्पियर है। इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट करंट होगी। ठीक है बेटा जी, अब आपको कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रॉन का वो टाइम निकालना है जो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में ले रहा है। ठीक है बेटा जी, तो उसके लिए क्या करोगे आप, कैसे डायरेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है कितनी है वी है। मान लो एक एंड यहाँ एंड ए से एंड बी तक आने में इलेक्ट्रॉन टाइम ले रहा है टी, तो टाइम टेकन टू ड्रिफ्ट along the length of conductor। ठीक है बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना होगा बेटा जी, T इज इक्वल टू व्हाट हैपन, लेंथ अपॉन वेलोसिटी। तो लेंथ कितनी L है और वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये आपका टाइम का फार्मूला निकलेगा ऐसे। ठीक है बेटा जी, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि लेंथ भी दिया आपको है। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, तो आपको पता है कि जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कितना होता है। तो बेटा आप यहाँ से कह सकते हो डायरेक्ट कि ड्रिफ्ट, हमको करंट पता है ना, तो आपको करंट पता है, एन पता है, एरिया पता है, तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो आप कहते हो कि करंट इज इक्वल टू, हमें पता है NEA/VD होता है। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा VD हो जाएगा, कितना होगा बेटा जी, VD होगा आपका I/NEA। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। ठीक है बेटा जी, और इस VD की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, T में। तो जो टाइम आपको फाइंड आउट करना है A से B तक जाने में, टाइम जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने में, तो लेंथ अपॉन रखोगे VD। ठीक है ना, तो VD रखोगे तो चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा, आपका रख सकते हैं यहाँ पर L/VD क्या होगा, I/NEA। ये चला जाएगा ऊपर, तो L इंटू NEA अपॉन करंट, वैल्यू हम पुट कर देंगे। लेंथ कितना है 3 मीटर इंटू एन की वैल्यू क्या है बेटा जी, एन की वैल्यू कितनी है, नंबर डेंसिटी कितनी है 8.5 इंटू 10⁻20। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है ना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखोगे इंटू वॉट 2 इंटू 10⁻6 लिख लिया। पूरे के अपॉन करोगे, ठीक है ना, कितना करोगे 3। इसे कैलकुलेट करोगे बेटा जी, तो यहाँ वैल्यू आपकी जो आएगी निकल करके, टाइम टेकन टू ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम A टू B, वो होगा बेटा जी 2.72 इंटू 10⁻4 सेकेंड। ये आपका टाइम आ गया। ठीक है बेटा जी, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कितना होगा, आर में और मिनट में करना होगा। अगर आर में और मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेकेंड को आप कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपका ये आंसर सही है। वैसे जब कन्वर्ट करोगे आएगा 7 hours 33 minutes। ठीक है बेटा जी, ये इतना आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपका करेक्ट आंसर, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। शायद आप इस बात को समझ पाए कि जो मैं बोल रहा हूँ बेटा जी, हाउ कैन कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम एंड
A to B. Students, in this question, the earth surface has a negative surface charge density of 10 to power minus 19 कूलम. पहले ही बता दिया है कि हमारे पास जो ग्लोब हमारा है, जो हमारी अर्थ है, उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, 10 टू पावर माइनस 19 कूलम है. ठीक है ना, सिग्मा दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज इस पर चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने 10 टू पावर माइनस 19 कूलम पर मीटर स्क्वायर आपने ले लिया है. नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो नेगेटिव चार्ज इस पर रहेगा. द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलो वोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फियर. ये अर्थ के जो अर्थ का जो टॉप एटमॉस्फियर होगा, उस टॉप एटमॉस्फियर और सरफेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 400 किलो वोल्ट है. मतलब ये जो आपका एटमॉस्फियर होगा ना, इसके टॉप पर जो इसके सरफेस है, नेगेटिव ऊपर का जो एटमॉस्फेयर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 400 किलो वोल्ट होगा. द टॉप ऑफ द एटमॉस्फियर एंड द सरफेस रिजल्ट. ठीक है बेटा जी, इन अ करंट ऑफ ओनली 1800 एम्पियर ओवर द एंटायर ग्लोब. तो पूरे के पूरे ग्लोब पर कितनी करंट फ्लो कर रही है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है तो कितनी करंट फ्लो करेगी, कितना दिया गया है, 1800 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है. ठीक है ना, तो जैसे ही करंट फ्लो करेगी इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है. जब पॉजिटिव चार्ज आएगा टॉप लेवल से, क्या है, ग्लोब के सरफेस पे आएगा, तभी तो करंट फ्लो करेगी अलोंग द पॉजिटिव चार्ज. और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस अर्थ के सरफेस पे गिरेगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा. लगातार कंटिन्यूअस करंट फ्लो करेगी तो पॉजिटिव चार्ज भी आता रहेगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा. तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंटायर इफ देयर वर नो मैकेनिज्म ऑफ द सस्टेनिंग एटमॉस्फियर इलेक्ट्रिक फील्ड. क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच टाइम रफली वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस. इट इज़ इंपॉर्टेंट कि कितना टाइम लगेगा. अगर आई अमाउंट की करंट कंटिन्यूस क्या है, आ रही है और इस ग्लोब पे गिर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 400 किलो वोल्ट, तो कितना टाइम लगेगा पूरी की पूरी अर्थ को न्यूट्रलाइज होने में, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है और एटमॉस्फियर से जो आने वाला चार्ज है वो क्या है, वो प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, क्योंकि करंट के चलने का मतलब पॉजिटिव चार्ज चल रहा है. ठीक है ना, तो आपको पता है कि उतना ही चार्ज इसको चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना इस पे है. अगर इस पे मान लीजिए चार्ज ऑन अर्थ जो है QE है, माइनस QE है, तो चार्ज कितना चाहिए उसको, प्लस QE, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो टोटल चार्ज ऑन द सरफेस निकाल लेते हैं हम लोग कि सोल्यूशन देखते हैं. हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये पूरी की पूरी अर्थ हमारी न्यूट्रलाइज हो जाएगी. कंटिन्यूस आपका जो करंट आ रहा है उस करंट से ये अर्थ कितने टाइम में न्यूट्रलाइज होगी उसे कैलकुलेट करना है टाइम. तो आप इसमें लिखोगे कि टोटल चार्ज ऑन अर्थ कितना दिया बेटा, टोटल चार्ज ऑन अर्थ. ओके बेटा जी, सरफेस कितना होगा बेटा जी, QE की बात करें अगर हम तो कहोगे सर कि सिग्मा इंटू क्या होगा बेटा जी, इसकी सरफेस एरिया. अरे बस सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया. तो पूरी सरफेस पर कितना होगा, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, होगा 4 पाई RE². ये तो टोटल चार्ज ऑन द अर्थ सरफेस हो गया. आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो. और इतना ही चार्ज क्या है, इस सरफेस पर आना चाहिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है आपका है. तो आप कहोगे सर इफ़ QE अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फॉल्स ऑन द सरफेस. अब यहाँ से लिखोगे इफ प्लस QE amount of charge falls on the surface of the earth. ठीक है बेटा जी, ये अगर मान लो कि प्लस QE चार्ज क्या है, अर्थ के सरफेस पर करंट के थ्रू आया, वो चार्ज गिरा सरफेस पर, और कितना टाइम उसने लिया, मान लो उसने टाइम लिया, टाइम टेकन क्या है, टाइम टेकन मतलब प्लस QE अमाउंट ऑफ चार्ज गिरने में जो टाइम लिया उसको हमने T मान लिया. ठीक है बेटा जी. तो अब बताइए कि करंट कितना फ्लो कर रही है, करंट आई है, कितने टाइम तक फ्लो कर रही है, T टाइम तक. तो चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है, या आप कह सकते हो कि जो करंट का फार्मूला है, करंट इक्वल टू होता है Q/T.
चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो नहीं, ये गलत हो रहा है बेटा, देखो ये 1 मिनट, ये होगा बेटा चार्ज पर यूनिट टाइम होगा। तो यहाँ से आप कहोगे सर कि जो क्यू ई होगा हमारा, है ना, ये टाइम क्या है, इतने टाइम तक ये चार्ज आपका इतना चार्ज फ्लो किया तो करंट आई बनी, तो क्यू ई कितना हो जाएगा आई, और टी निकालते हैं ना, डी टी हमको टी निकालना है। तो आप कहोगे जो हमारा टी होगा, टी इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, टी इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई अपॉन आई, क्यू ई अपॉन आई। ये वो टाइम है जिस टाइम में क्यू ई अमाउंट ऑफ चार्ज जो है अर्थ सरफेस पे गिर रहा है। तो बस वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करो। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू 4πRE², है ना बेटा जी, अपॉन आई कितना है 1800 एम्पियर। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। सारी वैल्यू आपको दी गई है, कितना 10⁻⁻19 इंटू 4, पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या होती है पता आपको है, आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10⁻6, ये वैल्यू आपको दी गई यहाँ पर, ये वैल्यू आपको यहाँ दी गई है, इसका आपने कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है बेटा जी, और अपॉन इसको कर दिया आपने 1800, ठीक है ना। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो टाइम टेकन कितना आ गया आपका, अप्रॉक्सीमेटली 283.1 सेकेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इतना टाइम लेगा अर्थ को, इतना टाइम लगेगा अर्थ को न्यूट्रलाइज करने में, क्योंकि एटमॉस्फेयर से लगातार पॉजिटिव चार्ज आकर के अर्थ सरफेस पे गिर रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और करंट उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट फ्लो कर रही है वो आई कर रही है। और कितने टाइम में, अप्रॉक्सीमेटली 283.1 सेकेंड में पूरी की पूरी अर्थ हमारी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लगता है कि ये बहुत बड़ा है, बट है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है बेटा जी। तो आई थिंक 1 बाई 1 करके आप चलोगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब बेटा अपन जो है कि अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ओके बेटा, इन दिस क्वेश्चन 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, one of aluminium and other of copper have the same resistance, लेंथ भी सेम है और दोनों के रेजिस्टेंसेस भी सेम है, एल्युमिनियम और कॉपर के, ठीक है ना। विच ऑफ द 2 वायर्स इज लाइटर, इन दोनों में कौन सा वेट हल्का हो, कौन सा वायर हल्का होगा, है ना, किसका मास कम होगा। और साथ में पूछा है कि हेंस एक्सप्लेन वाई एल्युमिनियम वायर्स आर प्रीफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स, ठीक है ना। तो हम लोग पावर केबल्स में क्या करते हैं, मैक्सिमम हम लोग एल्युमिनियम को ही यूज करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, कॉपर का यूज हम क्यों नहीं करते हैं। तो साथ में उसने 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ये पूछा है क्वेश्चन कि बताइए कि एल्युमिनियम और कॉपर का में जो रेजिस्टेंस है, लेंथ हमने सब कुछ सेम रखा हुआ है, लेकिन इन दोनों में लाइटर कौन है, ये पहला क्वेश्चन है। मतलब हम लोग पहले निकालेंगे, दोनों के मासेस निकालेंगे और मासेस को कंपेयर करेंगे, ठीक है बेटा जी। अब मासेस को कंपेयर करने के बाद देखेंगे किसका मास ज़्यादा किसका मास कम है। तो जो हम कंपेयर करेंगे तो हमको एल्युमिनियम का मास क्या होगा, कम निकल के आएगा, एल्युमिनियम का मास कम होगा और कॉपर का मास ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा जी। ये तो मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो इसीलिए हम जो है एल्युमिनियम को प्रीफर करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका मास कम होता है, और जो आपका एक होता है ना वेट ब्रेक डाउन, जो जिसका जितना ज़्यादा वेट होगा उतना जल्दी वो ब्रेक होगा, ठीक है ना। वेट अधिक होगा तो ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और जितना हल्का वायर होगा तो उसमें क्या है, उसके टूटने की पॉसिबिलिटी कम होगी। एल्युमिनियम का वेट कम होता है, इसलिए उसको प्रीफर करते हैं केबल में कि भाई वेट कम है तो ये इसमें जो है क्या बोलते हैं, इसका वेट कम होगा तो ये टूटेगा कम, ठीक है बेटा जी। तो उसे बोलते हैं वेट ब्रेक डाउन। तो वेट ब्रेक डाउन को अवॉइड करने के लिए हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं। तो पूरा का पूरा कंक्लूजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं सीधे आऊँगा प्रॉब्लम पर कि कैसे हम दोनों के मासेस को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात कि यहाँ आते मासेस ऑफ द वायर्स आर कैलकुलेटेड एज, कैसे मास करते हैं कैलकुलेट। तो कहते हो सर कि मास का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहते हो कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू जो होती है, अगर हम बात करें कि डेंसिटी, ये डेंसिटी इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मास कितना होगा बेटा जी, मास का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा, ठीक है बेटा, ये
ठीक है ना। अब एक एक करके करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम निकालते हैं कि एल्युमिनियम का मास क्या होगा। तो मास ऑफ एल्युमिनियम, मास ऑफ एल्युमिनियम क्या होगा बेटा जी, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, डेंसिटी को हम डी से करते हैं, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम है ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम क्या होगा, वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ होगा और एरिया, क्योंकि एल्युमिनियम वायर में क्या है, लेंथ और एरिया है, तो लेंथ तो दोनों का सेम है, तो आप रखोगे एल इंटू, और क्या लिखोगे बेटा जी, एरिया, मतलब एरिया किसका ले रहे हो, एल्युमिनियम की एरिया ले रहे हो, ये ऐसे लेंथ इंटू एरिया है, एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमने कर लिया, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं आपको है, ये आपने यहाँ कर लिया। ठीक है ना। अब हम निकाल लेंगे मास ऑफ कॉपर। ओके, तो मास ऑफ, तो बेटा मास ऑफ कॉपर कितना होगा, मास ऑफ कॉपर होगा इतना, डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू लेंथ दोनों की सेम है, इंटू एरिया ऑफ द कॉपर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। एल्युमिनियम का मास निकाल लिया और कॉपर का मास, दोनों को डिवाइड कर दें बेटा। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, मान लो 2/1 कर रहे हैं, 2/1 कर रहे हैं, 2/1 किया हमने तो क्या आ गया बेटा, देखो लेंथ से लेंथ कट जाएगा आपका, तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ कॉपर है ना बेटा जी, इंटू एरिया ऑफ कॉपर अपॉन व्हाट, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम इंटू एरिया ऑफ एल्युमिनियम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। अब डेंसिटी की वैल्यू रख करके, अब डेंसिटी, अब हमारे पास क्या है, अगर हमको एरिया मिल जाए किसकी, कॉपर की एरिया, जो कि आपको दी नहीं है, अगर हमको एरिया मिल जाए किसकी, कॉपर की और एल्युमिनियम की, यहाँ रख करके हम रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी तो दी हुई है आपको क्वेश्चन में। क्या दिया गया, देखो रिलेटिव डेंसिटी आपको यहाँ पर दी गई है ना, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम क्या दिया गया है, ये डेंसिटी आपकी है, डेंसिटी 2.63 ये दिया गया है, और कॉपर का ये दिया हुआ है, ये दोनों को रख लेंगे हम लोग। सिर्फ हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ द कॉपर एंड एल्युमिनियम ऑफ द कॉपर। ठीक है बेटा जी, इसको निकालने के लिए हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, देखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = क्या होता है, ρL/A होता है बेटा जी। तो R, क्योंकि एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस और कॉपर का रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो आपने क्या किया, रखा फार्मूला कि रेसिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम, ये रेसिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ, रेसिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम लेंथ अपॉन एरिया ऑफ द एल्युमिनियम इज इक्वल टू द रेसिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ द कॉपर। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात, अब लेंथ से लेंथ आपका कट जाएगा ऐसे। ठीक है बेटा जी, तो एल्युमिनियम अपॉन, सॉरी, एरिया ऑफ द एल्युमिनियम अपॉन एरिया ऑफ द कॉपर क्या आ जाएगा, ρL अपॉन, यहाँ आएगा एल्युमिनियम अपॉन कॉपर। ठीक है ना। और ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो यहाँ दिया हुआ है इसकी, जो रो की वैल्यू हुई है यहाँ पर पॉइंट आउट की गई, यहाँ पर हमने रेशियो निकाल लिया, तो ये जो रेशियो होगा यही तो कॉपर का जो एरिया का रेशियो होगा, वही आपका डेंसिटी, आपको जो आपकी रेसिस्टिविटी है उसका रेशियो होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, देखते हैं क्या आएगा। तो रेसिस्टिविटी भी दी गई है आपको, डेंसिटी भी दी गई है। तो अब देखो बेटा जी, अगर आपने इसको तो इक्वेट किया आपने इसको, ठीक है ना, तो आपने जब इसको इक्वेट किया तो ये तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, मास ऑफ एल्युमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर। ठीक है बेटा जी, ये ऐसे। ओके, अब देखो बेटा कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख ले रहे हैं। अब देखो बेटा जी, यहाँ से आपको क्या है, रेसिस्टिविटी के रिलेशन से आपको एरिया का रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि आपको इसको इक्वल किया आपने, तो रेसिस्टिविटी का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका एरिया का आएगा। और रेसिस्टिविटी आपको दी गई है यहाँ पर, ये रेसिस्टिविटी आपको दी गई है, और रिलेटिव डेंसिटी भी आपको यहाँ पर पॉइंट आउट की गई है। तो हम जहाँ पर डेंसिटी की बात आएगी वहाँ पर हम लोग डेंसिटी को पुट कर लेंगे। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर कितना आ गया, मास ऑफ एल्युमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर, लिख लिया आपने इसको यहाँ पर। डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना दिया गया है, 8.9 यहाँ दिया गया है, देखो 8.9 दिया गया है। एंड डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम कितना दिया गया, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम दिया गया है 2.7। तो ओके, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, तो देखो बेटा जी यहाँ पर डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर 8.9 है, और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम कितना 2.7 है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना रखा आपने 8.9, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम कितना रखा 2.7,
और यहाँ पर जो एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ एल्युमिनियम का जो रेशियो है वो रेसिस्टिविटी से आप यहाँ से निकाल रखे हो 2.63 अपॉन 1.27, क्योंकि रेसिस्टेंस इक्वल है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की, और जब आपने यहाँ पर पॉइंट आउट किया तो आपको जो इनका जो मासेस का जो रेशियो आया 2.16 अपॉन 1 आया। तो आपने कहा कि मास ऑफ एल्युमिनियम अपॉन मास ऑफ आपका, बेटा यहाँ मिस्टेक हो रही है, सही करते हैं हम लोग। ये जो हमको थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में गलत हो गया है, ये आपने 2 में से आपने 2 को 1 से डिवाइड किया है, तो यहाँ क्या आएगा, मास ऑफ कॉपर अपॉन व्हाट, मास ऑफ एल्युमिनियम आएगा। ठीक है ना, तो इसको यहाँ लिखेंगे मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्युमिनियम। ये मिस्टेक हो रही थी, सही किया हमने इसको। तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्युमिनियम क्या होगा बेटा जी, इज इक्वल टू क्या होगा 2.16 अपॉन 1। तो आप यहाँ से देख सकते हो, आप कह सकते हो कि जो मास ऑफ एल्युमिनियम है वो लेस देन क्या है, मास ऑफ क्या है बेटा जी, कॉपर है। ठीक है बेटा जी, तो आप ये कह सकते हो कि, तो आपने कहा कि जो एल्युमिनियम का मास है वो कॉपर के मास से कम है, इसीलिए एल्युमिनियम वायर प्रीफर्ड ओवरहेड केबल्स टू अवॉइड द वेट ब्रेक डाउन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसका मास कम होगा वो उसमें ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, जिसका मास ज़्यादा होगा वो टूट जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम के वायर को प्रीफर करते हैं इन कंपेयर टू कॉपर वायर। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। और इसको क्या है 1 बाय 1 करके आप देख लेना बेटा जी, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ मासेस को हमने कंपेयर कर दिया है, और मासेस में जो एरिया का रेशियो आया है उसको रेसिस्टिविटी से कैलकुलेट करके लाके पुट कर दिया है। इतनी बात तो आपको करनी ही पड़ेगी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है बेटा जी, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा ये आपका 3.17 जो क्वेश्चन है, ये ऑब्जर्वेशन है, लिया गया है कि व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन रेजिस्टर मेड ऑफ एलॉय मैग्नीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मीटर ब्रिज हो या आपकी जो पोटेंशियोमीटर है वहाँ पर हमने मैग्नीन का यूज किया था, और बताया था कि अल्फ़ा बहुत ही कम होता है, जिससे कि उस वायर का जो टेम्परेचर है, मैंने बताया था कि जो आपका मैग्नीन वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, इसलिए हम सारे के सारे ऑब्जर्वेशन प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कोई वेरिएशन, कोई डिफेक्ट ज़्यादा नहीं मिलता हमको। लेकिन वो यहाँ पर एनसीईआरटी में सारा का सारा डाटा लेकर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिखाया है कि मैग्नीन वायर का ही केस लिया उन्होंने है, करंट कितना 0.2 एम्पियर आई तो वोल्टेज इतना आया, 0.4 करंट इतने वोल्ट 7.87 वोल्टेज लिया तो इतना करंट आई। मतलब यहाँ पर उन्होंने वोल्टेज देखो, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाते गए, वो वोल्टेज को चेंज करते गए तो यहाँ पर करंट आपको चेंज होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अगर करंट यहाँ पर चेंज हो रही, इसका मतलब वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट भी तो आ रहा होगा ना। जो आपका रेजिस्टेंस होगा उसके क्रॉस करंट जो फ्लो कर रही होगी, मैग्नीन का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके क्रॉस जो भी करंट फ्लो कर रही होगी उसमें तो हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो हीटिंग जब वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस को चेंज होना चाहिए था। तो यहाँ पर करंट वोल्टेज पर अलग अलग करंट है, तो मैंने क्या किया, इनका रेशियो निकाल लिया। V/I जो है यहाँ पर, ये जो रेशियो है मैंने निकाल लिया। यहाँ पर देखो, तो ये रेशियो आप देख रहे हो 19 आप भी निकाल सकते हो। V/I करना तो आपको रिजल्ट मिलेगा 19.7, 19.675 तो 19 पॉइंट समथिंग, ऐसे सब दोनों जितने भी ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं सब में अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है कि V/I का जो रेशियो, तो बेटा यहाँ पर V/I का रेशियो अप्रॉक्सीमेटली सब में सेम आएगा। इसका मतलब हर ऑब्जर्वेशन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आपकी सेम आ रही है। ठीक है ना, इसका ये मतलब हुआ कि जो भी टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पर इफेक्ट बिल्कुल न के बराबर डाल रहा है। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ वी कैलकुलेट द रेशियो ऑफ V/I फॉर द मैग्नीन रजिस्टर, ठीक है बेटा जी, तो नियरली कितना, नियरली कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन। ओके, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीन इज़ एन ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर का मतलब क्या है कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। मतलब ये हुआ कि अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो आपकी करंट बढ़ती हुई दिखाई पड़े। ये तभी हो पाएगा जब आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। ठीक है ना, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो आपकी करंट बढ़ती हुई दिखाई पड़े। ये तभी हो पाएगा जब आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो।
इट मीन्स ओम्स लॉ ओम्स लॉ तब तक अप्लीकेबल होता रहता है सर्किट में जब तक कि सर्किट में रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो। अगर रेजिस्टेंस अब इतना टेम्परेचर आप बढ़ा दो कि रेजिस्टेंस चेंज होने लगे, वोल्टेज बढ़ाओ, रेजिस्टेंस चेंज होने लगे, करंट भी चेंज होने लगे, तब वो आपका जो है नॉन ओहमिक हो जाएगा वो। तो इसका मतलब मैग्नेट जो होता है हमारा वो ओहमिक कंडक्टर होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली फिक्स होता है विथ ऑलमोस्ट जीरो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है। वो ये बताता है कि कोई भी कंडक्टर किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर में अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, तो कंडक्टर जो है ज़्यादा जो है टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ज़रा सा आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। लेकिन मैग्नेट वाले केस में अल्फ़ा की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है। हमने लिखा, पहले बताया था कि बहुत ही कम होती है, लेस, ऑलमोस्ट क्या होती है? जीरो होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया कि मैग्नेट हमारा जो है ओहमिक कंडक्टर है और इसका रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली जो है फिक्स होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं ये आपके इसमें कितने पार्ट हैं? ए बी सी डी, 4 पार्ट हैं। 3.18 आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ आप इसको अटेंशन के साथ देखना। इसमें से आप ज़रूर कॉम्पिटिटिव में एक न एक क्वेश्चन आप पा जाओगे। ठीक है बेटा जी। तो ये चारों पार्ट को हम डिटेल में आपको बताएंगे हो क्या रहा है। तो सबसे पहला क्या है कि अ स्टेडी करंट फ्लो इन अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर हमने ले लिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है बेटा। विच ऑफ दीज क्वांटिटीज़ इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर? कौन कौन सी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रहेंगी? सबसे पहला आपका दिया है करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट, स्पीड। 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 क्वांटिटीज़ में से कौन कौन सी क्वांटिटी जो है अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो वो कांस्टेंट रहेंगी। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम करंट के बारे में। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले करंट की बात करो तो करंट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि कूलम पर सेकेंड होती है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड होता है, वो तो हर क्रॉस सेक्शन से सेम रहेगा। यहाँ से भी वही होगा, यहाँ से भी वही होगा, तो करंट हर क्रॉस सेक्शन में सेम जाएगी। ठीक है बेटा जी। करंट मस्ट भी क्या है? सेम। तो ये पहला ऑप्शन हो गया कि हमारे पास जो है करंट सेम रहेगी। अब हम देखते हैं दूसरा, जो हमारा दूसरा क्या है, हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। तो अगर हम बात करें करंट डेंसिटी, ये जो होता है हमारा कितना होता है? करंट डेंसिटी क्या होती है बेटा जी? ये जो आपकी जे, यहाँ पर बेटा हम लिखते हैं जे इक्वल टू आई अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया। इसमें आप क्या देख रहे हो कि ए इज़ नॉट कांस्टेंट। ये क्या इंप्लाई करेगा? जे इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, यानी करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अच्छा, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, उसको भी हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या है। तीसरा पॉइंट आपका जो आएगा वो आएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होती है बेटा जी? ये होती है रेसिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। रेसिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जे क्या है? जे आपका कांस्टेंट नहीं है ना बेटा जी। क्या इंप्लाई करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी कांस्टेंट नहीं होगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो। ठीक है बेटा जी, ये आपने पॉइंट आउट कर दिया। लास्ट में आपकी क्या आई? ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे तो जो आपकी ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो होती है वी डी इक्वल टू क्या होती है बेटा जी? करंट डेंसिटी अपॉन एन ई। आप देख सकते हो इन टर्म ऑफ डेंसिटी के फार्मूले से। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ये भी क्या है? नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि आपका जो है करंट डेंसिटी इसमें आ गई, तो करंट डेंसिटी आपकी कांस्टेंट है नहीं। तो आपने कहा कि इसमें सिर्फ करंट कांस्टेंट है, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड सब क्या है? कांस्टेंट नहीं है। ड्रिफ्ट स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा। और ये तभी के लिए जब आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है
नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म होगी तो नो प्रॉब्लम, कांस्टेंट रहेगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो ये सारे के सारे जो आपके पास करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड सब के सब क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेंगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको नोट करना आप लोग, ये जरूर पूछता है बेटा, ठीक है ना। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बेटा अगला क्वेश्चन पूछा है कि इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टर एलिमेंट्स? नो। आंसर है ऐसा नहीं होता है कि हर ये यूनिवर्सली जो है अप्लीकेबल नहीं है फॉर ऑल कंडक्टर, ठीक है बेटा जी। इफ़ नॉट गिव एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो अगर ऐसा नहीं है तो कुछ एग्जाम्पल आप दीजिए। तो मैंने क्या है कि देखो, जो ओहमिक कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कराई जाए और वोल्टेज के साथ साथ जो है करंट का जो ग्राफ आए बिल्कुल लीनियर आए, तो V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब ग्राफ आपको, अगर आपका ये वोल्टेज आपका करंट है तो ग्राफ आपको बिल्कुल लीनियर मिलेगा ऐसे, ये आपका अगर I है तो अगर आपका ग्राफ लीनियर है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट अगर बढ़नी शुरू कर जाए तो वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, वो कंडक्टर कहलाते हैं ओहमिक कंडक्टर। और कुछ जैसे आपका कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं, जैसे आपका सेमी कंडक्टर है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो होते हैं नॉन ओहमिक, जिसमें क्या है कि वोल्टेज नॉट प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज को बढ़ाओगे तो उसी रेशियो में आपका करंट नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है बेटा जी। तो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन यहाँ पर नहीं चलेगा, जैसे आपका सेमी कंडक्टर है। तो सेमी कंडक्टर में आप देखो ग्राफ, वहाँ पर देखो मैंने अपने नोट्स में मैंने बनाया होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे निकलता है, ऐसे जाता है, मतलब वो लीनियर ग्राफ आपको नहीं मिलता है, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं। अब वो आपके हैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, नॉन ओहमिक होती हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है बेटा जी। तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओहमिक कंडक्टर एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो आपका जो C पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, C और D दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देना बेटा। अ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस Y। अगर आपके पास जो EMF बैटरी है वो बहुत ही, उसका वोल्टेज बहुत छोटा है, तो लो वोल्टेज अगर है और आपको करंट मैक्सिमम चाहिए उससे, तो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को आपको कम रखना होता है। वो पूछ रहा है ऐसा क्यों। देखो, अ लो वोल्टेज सप्लाई, अगर आपके पास जो वोल्टेज सप्लाई है बहुत ही लो है, बैटरी का पोटेंशियल बहुत ही कम है, तो उस केस में आपको हाई करंट अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत ही कम रखना पड़ता है। वो पूछ रहा है ऐसा क्यों करना पड़ता है। और डी वाला पार्ट देखोगे क्या कह रहा है कि अ हाई टेंशन बैटरी, अगर बैटरी बहुत ही ज़्यादा EMF की है, पावरफुल है, अ हाई टेंशन बैटरी सप्लाई, ठीक है ना, से अप्रॉक्सीमेटली 6 किलो वोल्ट मस्ट हैव अ वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस Y। मतलब अगर वोल्टेज का EMF ज़्यादा हाई टेंशन बैटरी है, उस केस में करंट अगर हमको मैक्सिमम चाहिए तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें बड़ा रखना पड़ता है। और जब लो वोल्टेज है तो उस केस में हमें करंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसको लो रखना पड़ता है। तो आई थिंक इस बात को हमें समझना है कि लो वोल्टेज पर लो इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए और हाई वोल्टेज पर हाई इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या है, अपन हम लोग जो है कि C को करेंगे एक्सप्लेन कि हमारे पास लो वोल्टेज, मान लो हमारे पास लो वोल्टेज है तो मैक्सिमम करंट के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें कम क्यों रखना है, ये हम बताने वाले आपको है, जिससे हम करंट मैक्सिमम करंट हम ड्रॉन कर सकें। देखो बेटा जी, यहाँ पर C पार्ट हमने लिया है। मान लो हमारे पास एक बैटरी है, उसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आपका R है। अगर ये आपका लो वोल्टेज, मान लो ये आपका लो है, और अगर हमें इसे मैक्सिमम करंट चाहिए तो हमें जो एक्सटर्नल सर्किट है उसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लोड लगा दोगे तो करंट की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, और हमको मैक्सिमम करंट की बात करनी है। तो अगर लो वोल्टेज है और मैक्सिमम करंट हमें चाहिए तो जो एक्सटर्नल सर्किट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट किया हमने तो ये जो करंट इसमें फ्लो करेगी वो मैक्सिमम होगी। और करंट का फार्मूला क्या होगा, E अपॉन आई, E अपॉन EMF अपॉन क्या होगा बेटा जी, RI होगा ना। कितना है वोल्टेज E है और कितना इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R है। इस पूरे के पूरे सर्किट में एक ही R आपका स्मॉल r है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपका E है। तो I मैक्स की वैल्यू क्या होगी, E अपॉन RI होगी।
और जैसे ही आर आई की वैल्यू आप कम करोगे, जितना इसको कम रखोगे उतना आपकी करंट मैक्सिमम होगी। तो मतलब अगर लो वोल्टेज बैटरी हमारी है तो आपको मैक्सिमम करंट पाने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट कर तो दिया आपने, नो प्रॉब्लम, उसमें तो करंट आपको मैक्सिमम मिल गई। और करंट को अगर और बढ़ाना आपको है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को कम करेंगे तो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास अगर बैटरी पावरफुल है या हाई टेंशन बैटरी है या अप्रॉक्सीमेटली 6 किलो वोल्ट की बैटरी है, तो उस केस में हम इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत ही ज़्यादा रखते हैं, ऐसा क्यों। अब देखो बेटा, इस एग्जाम्पल में देखो क्या है, हमने सारा बिल्कुल सेम एग्जाम्पल लिया है, लेकिन यहाँ पर जो बैटरी आपने लगाई है उसका ईएमएफ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आर है। आपको मैक्सिमम करंट लेनी है तो आपने यहाँ से आपने कहा कि भाई आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा EHT/RI। हाई टेंशन बैटरी की वैल्यू इतना ज़्यादा है, अगर इसको आपने कम किया तो ये करंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो आपके डिवाइस को डैमेज कर देगी, है कि नहीं बेटा जी। और अगर हाई वोल्टेज आपने लगाया है और हाई वोल्टेज आपने लगाया है, सर्किट को आपने शॉर्ट कर दिया है, तो सिर्फ रेजिस्टेंस कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी जब पार्टिसिपेट करेगा, अगर इसको आपने कम किया, कम रखा, अगर बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को आपने कम रखा, तो हाई टेंशन बैटरी की हाई टेंशन का जो ईएमएफ खुद ही इतना ज़्यादा है, इसको कम करोगे तो मैक्सिमम करंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मैंने बताया आपको कि जो आपके पास डिवाइसेस हैं उनको डैमेज कर देगी। तो लिखा है मैंने कि टू लिमिट द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें आर आई को लार्ज रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज बैटरी की पावर ज़्यादा है और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो करंट इतना अधिक निकल जाएगी, हमारी डिवाइस डैमेज हो जाएगी। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर लो वोल्टेज बैटरी है तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम करंट ड्रॉन करने के लिए हम इंटरनल रेजिस्टेंस को देखो, जब मैक्सिमम करंट आपको फाइंड आउट करनी है इन केस ऑफ लो वोल्टेज बैटरी, ठीक है ना, तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत ही कम करना होगा, क्योंकि ई की वैल्यू कम है तो आपको आर आई ऑटोमेटिक कम करना पड़ेगा ना, वोल्टेज को, वोल्टेज अपॉन आर आई की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। इट मीन्स कि मैक्सिमम करंट दोनों में कंपेयर करना है कि अगर लो वोल्टेज है और मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को लो रखना ही पड़ेगा। बट अगर हाई वोल्टेज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई वोल्टेज केस में जो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें मैक्सिमम रखना पड़ता है जिससे कि करंट कंट्रोल हो सके। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा जी, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे आप डिस्कस करना, ठीक है बेटा।